आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में कलेक्टर साहिबा कर्मशिला, जो कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में कुल 19 अध्याय हैं। पहला अध्याय है यूपीएससी से इश्क। एक रोज दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर मेरा लेख छपा था। ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए। दिन था 17 अक्टूबर 2017। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उनमें से एक मेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा था, आई रीड योर आर्टिकल इन दैनिक भास्कर. It was get your rightly mentioned the points regarding our education pattern and necessary initiatives which must be implemented as soon as possible. मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने संजोगों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते एक संक्षिप्त जवाब दिया, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को हावी होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही है। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसे गंभीरता हुआ सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई है। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर दूर साईं रेस्टोरेंट चला गया। हाँ, यह बात तो है, दिल्ली में रहकर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। और आप? इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुआ नहीं। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यथा को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उसके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल पर टेक्स्ट या फोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन काट दो या टेक्स्ट मैसेज का जवाब ना दो। लव गुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उनका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वे लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताता। लड़के इसी आजमाइश अपनी होने वाली माशूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और 1 दर्जन के आसपास मीटू थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला लड़का ज्यादा था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो, मैंने लिखा और मैं ताटक करके बिस्तर पर चला गया।
मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम से बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या आप इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हैं? उन्होंने एक ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही है। मैंने एंजल के मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल यह तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 2018 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वह ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हर्ष रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उनसे पूछा था बड़े होकर क्या बनना है। उसने तपाक से कहा था कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। वह 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्रार और मेधावी छात्रा रही एंजल के आत्मविश्वास को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। जब वह बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी, उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उस समय उन्हें अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में काफी दिक्कतें आई थी। लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज की समान ही फराटेदार है। वह कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उनकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि वह प्रारंभिक परीक्षा की चक्रव्यूह को तोड़कर रहेगी। मेरा 2 बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया। क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा, लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद। इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वह वक्त था जब देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और मेरी यूपीएससी की तैयारियां भी। 28 अक्टूबर से मेंस के एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मेरे मामा जी के यहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा था। सारे बच्चे जीएसटी तथा नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछने जाने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए हैं? एंजल का मेल आया। लग तो रहा है ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया। यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक जाता है,
पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस फर्क यह होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ सब उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। इसलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्री परीक्षा में मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ। क्या रणनीति अपनाऊं कि 3 जून 2018 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊं? परिवार वाले और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल मेरे दिल में कांटों चुभे देता है। एंजल ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की जरूरत है, मैंने कहा। क्या हम फोन कॉल पर बात कर सकते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। कांटेक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय हेलो कहने के बाद मैंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 70% बच्चे पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो आंकड़े दिखते हैं वह असल में उतने होते नहीं हैं। तो यह कॉलेज परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके की प्रतियोगी परीक्षा है। मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा। अच्छा, यह बात है, उन्होंने कहा। यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लीजिए कि किताबों को ज्ञान के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होने चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किसको ज़्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्जाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं में नाम जरूर शुमार हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, यह ध्यान रखो कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वे हम वो आप में से ही होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफर करते हैं। ये लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, इसलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम आप ज्ञान बघाड़ने की कला में तो सिद्धहस्त हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना व्यू पॉइंट जरूर देते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। अच्छा, यह बतलाइए सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल होता है? किस्मत को मैं नहीं मानता, यह किस चिड़िया का नाम है? तैयारी करने से पहले भाग की बात करना बेईमानी है। इसलिए इंसान को कभी भाग का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए भी किस्मत चमकने का इंतजार मत कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग को अपने ढंग से काम करने दो। आप अपने ढंग से काम करो। भाग तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वही युवा सफलता हासिल करता है जिन्हें खुद के कर्म पर विश्वास होता है, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा। एक चीज कही जाती है कि आइए सीरियस नहीं, सीनियर लोग बनते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? इस सवाल के साथ मैं समझ गया था कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सम्मान हुआ। आप बिना सीनियर हुए आईएएस क्या पटवारी भी नहीं बन सकते हैं?
आज के टाइम में तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई को नहीं पता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। कैरियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल कभी नहीं आता। अरे उन्हें पता नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है। वे सोचते हैं आज सिर भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल से चाप कर पढ़ूंगा। अरे आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से हर रोज 10 पेज लिखूंगा। सोचिए ये कल वाला भूत इतनी गहराई से हमारे शरीर में क्यों बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में 100 बातों की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़िए, बारिश हो रही हो तो भी क्लास जाइए, उंगलियों पर छाले हो जाए तो भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबों में छपे अक्षर नजर आने लगेंगे। मैंने यह लाइनें कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड करने की बजाय इम्प्रेस करने के लिए बोल दी। यह भी सच्चाई है कि जब मैं पहली बार फोन पर बात कर रहा था तो गाइडेंस कम और इम्प्रेस करने की कोशिश ज्यादा कर रहा था। यह हर एक लड़के का एक लड़की से बात करने के दौरान का सबसे दुर्बल गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं तो कई बार 13-14 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना नहीं पढ़ पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। जरूरी नहीं कि आप 14 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी आप आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही हैं कि मैं शेड्यूल बनाकर छोड़ देती हूँ और टाल मटोल करने लग जाती हूँ। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे जरूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा है। जैसे कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियां कर रही हो। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले जरूरी काम को सबसे पहले करता है, इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भल मानस ने सही ही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर चुस्त दुरुस्त तथा तंदुरुस्त तरीके से जी जान से लगाकर काम करेंगे और टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय, आज से ही संकल्प। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा, अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं है। अगर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती। दुनिया में जिस संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर बात ट्रम्प की हो, पुतिन की या मोदी सर की, ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहाँ से निकल रही थी, लेकिन ये थी काफी मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग शायद इसलिए ज्यादा काम कर रहा था ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, यह ट्रेन की आवाज आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन को रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल बता रहे थे,
तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है यूपीएससी के किले को भेदने के लिए उन्होंने पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है बस इसलिए। अगर वह नहीं भी पूछती तो भी मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं यह कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरे यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसी धांसू रणनीति भी समझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं की। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना और हाल हाल में पढ़ना। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे और वे यही गच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नजदीकी। कोई भी 8-10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्टडी मटेरियल देखकर आईएएस नहीं बना जाता। आज भी किताबों से मोहब्बत करके ही लवाशना पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल और बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी गलत लत बन चुका है। याद रखिए अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना संजोए हैं तो मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को ना आने दे। यह समझिए कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीजें देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बातें बताई हैं आपने। ओके, मैं नोट करती हूँ। और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान। फोन से हल्की सी आवाज आई। यूपीएससी तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल है चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़े, गुनाह है ये। हम दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया है या नई वाली एनसीईआरटी डिसाइड नहीं कर पा रही। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्री परीक्षा के 1 महीने पहले तक यह तय नहीं कर पाते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी। फिर भी आईएएस प्री निकल जाने की उम्मीद रखते हैं। सपनों की दुनिया है, सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं। आज यह बात 100 आनी सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है।
ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि आईएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है, तो हजारों छात्र बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपना होगा, एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बात बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही थी कि आईएएस ऑफिसर बनना तेरे बस का नहीं है अंजल, और कुछ ट्राई कर। केचुआ भी सांप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है, यही हाल तुम्हारा है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितने ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से ही यह मानना रहेगा कि आईएएस बनना है तो गिर उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा। सपने देखने चाहिए, पर उन्हें पूरे करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षाएं दर्शाते हैं और नींद खुलते ही फुर हो जाते हैं। कोई उन्हें साथ लेकर जगे, जिए और श्रम परिश्रम से जुटे, तभी स्वप्न का सच होना संभव होगा। और मैं यही कह रही हूँ, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे? आसान काम करने के लिए आई नहीं हूँ, बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह मेरा ध्येय वाक्य है, एंजल ने कहा। मैंने दिव्या से कह दिया कि मूर्ख किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, एक कैटेगरी में आप भी हैं। पता है सर, आप दाल गलती हुई ना देखकर वह कुर्सी से उठकर अपने रूम से चली गई। अच्छा, यह बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है? परफेक्ट ना तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और ना ही परफेक्ट स्ट्रेटजी। आपकी धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप उसे कभी नहीं पा सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता। एक बात और गांठ बांध लो, यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात यह है कि तैयारी के शुरुआती 1 साल में ढंग से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन लेने के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बैग से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रातें बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट टिकट कहते हुए टीटी ने मेरा नाम वो सीट नंबर पूछा। मैंने फोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखा दिया। गांव कितने दिन रहोगे? एंजल ने पूछा। 1 सप्ताह रुकने का प्लान है। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूंगी आपसे। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, एंजल ने कहा। रात के 1 बज चुके थे। चलिए, तैयारी से जुड़ी हुई चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं मोबाइल से सोशल साइट्स पर एंजल को सर्च करने लगा। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता, वो जिंदगी भर दूसरों के विजन पर काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, उसे जिंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम की कोई हेडलाइन नहीं होती, उसे की काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। मैंने अपने फेसबुक वाले पर यह पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट गया।
आंख से नींद गायब थी और एंजल की मीठी मीठी आवाज दोबारा कानों में गूंज रही थी। दूसरा चैप्टर है लवासना के सपने। थिंकिंग अबाउट लवासना। मसूरी अब सोचो कितनी दूर है। अगर जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो नहीं करूंगी तो मसूरी हमेशा दूर रहेगी। एंजल ने अपनी डायरी में यह बातें लिखी और सोने चली गई, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे ख्वाब पड़ रहे थे। कभी एंजल ग्रीस के बारे में सोचती तो कभी अपने सिलेबस और रणनीति के बारे में। सुबह 4 बजे तक करवट बदलती रही, लेकिन आंखों में नींद कम, ख्वाब ज्यादा वाली क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से वह सो नहीं पाई। सुबह ठंड बढ़ने के साथ उसकी आंखें लग गई। भोर में जब आंखें खुली तो एंजल ने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, पर उसे कोई मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं दिखा। 2 दिन तक ना मैंने मैसेज किया, ना दूसरी तरफ से मैसेज या कॉल आया। मैं अपने गांव में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मशगूल था। अचानक व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिखाई दिया। मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। कैसे याद रखूं, कैसे नोट्स बनाऊं? मैंने वहां से दूर हटकर मैसेज का रिप्लाई करने के बजाय फोन किया और हाय हेलो करने के पश्चात कहा, एक बार उपन्यास की भांति पढ़ लीजिए और फिर महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन कीजिए। आप दिन भर में पढ़ी हुई चीजों का कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए। यही याद रखने का और पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है। आज स्मार्टनेस का जमाना है। केवल कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन स्मार्टनेस के साथ कड़ी मेहनत जरूर आपको सफलता की गारंटी दे सकती है। सिविल सेवा के लिए कोल्हू के बैल की तरह 18-18 घंटा जुटे रहने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप एक दिन में 4 पेज भी समझकर याद करते हो तो एक साल में 365 गुना 4 यानी 1460 पेज याद हो जाएंगे। 2 साल में पूरी किताबें तथा मैगजीन तैयार। बस फिर सिलेक्शन का इंतजार करो और अंत में कम पढ़ो ज्यादा सोचो। जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, पढ़ने का स्मार्ट तरीका अपनाओ। जो भी पढ़ो उसे एक दिन में 3 बार दोहराओ और इस तरह आईएएस बनने के योग हो जाओ। मेरे अंदर ज्ञान की कोपले फूट रही थी। वैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़े बगैर करंट अफेयर्स सिर्फ यूट्यूब से तैयार हो सकता है। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? मैंने सवाल के अंदाज में कहा। अच्छा बताइए, यह तरीका फॉलो करूंगी, एंजल ने हंसते हुए कहा। वैसे आपने कोचिंग कहाँ से ली थी और कोचिंग लेने का कोई फायदा हुआ? मैंने पूछा। मैंने बाजीराव एवं रवि से कोचिंग ली थी। मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं लगता यार। मुझे तो लगता है 1.5 साल बर्बाद हो गए। काश कोचिंग नहीं लेती। सरसर कहने वाली एंजल ने आज पहली दफा यार शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। मतलब वह दोस्ती बढ़ाने की इच्छुक थी। हालांकि कुछ माह बाद मुझे पता चला कि उनके बोलने के अंदाज में कई बार यार निकल ही आता है। यूपीएससी की कोचिंग लेना शादी के लड्डू खाने जैसा है। खाए तो पछताए, ना खाए तो भी पछताए। आपने कोचिंग करके देख ली और कोचिंग का पढ़ाया कितना प्रीलिम्स और मेंस में आता है यह भी देख लिया होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं तब तक यूपीएससी के किले को भेदना नामुमकिन है। वैसे शादी का लड्डू खाने का विचार तो है ना? मैंने गंभीर होते डिस्कशन को हल्का करने के लिए कहा। कोचिंग का खराब अनुभव देखते हुए सोच रही हूँ शादी ना करूं ताकि शादी का लड्डू खाने के बाद पछतावा ना हो, जिस तरह से कोचिंग करने के बाद हो रहा है पछतावा। ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है तुम्हें? अच्छा छोड़ो, आपके अनुसार यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? यूपीएससी के सपने से प्यार होना चाहिए, फिर तैयारी तो हो ही जाती है।
जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वह मुश्किल नहीं देखेगा, हर मुश्किल से लड़ेगा जब तक प्यार को हासिल न कर ले। ठीक वैसे ही यदि यूपीएससी के सपने से आपको प्यार है तो इस कठिन दुर्गम किले को फतह किया जा सकता है। जीत तब आती है जब आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहूंगा रहूंगी। जब आप ठान लेते हैं कि मैं बन के दिखाऊंगा दिखाऊंगी, तो अब आप टाइम पास वो बहानेबाजी के लिए 1 मिनट के लिए भी काम नहीं करेंगे। अब तो मस्तिष्क इस बात पर काम करना शुरू कर देता है कि सपने को कैसे हकीकत में बदला जाए। अब आप कई गुना बेहतर अनुशासित रहने लग जाते हैं, समय के हर पल में कुछ नया सीखने की कोशिश में लग जाते हैं। जब आप मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा की भावना से पढ़ने लग जाए तो पढ़ते पढ़ते कब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है पता तक नहीं चलता। लगनशीलता इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्वादिष्ट खाने से कई गुना स्वाद देश विदेश में घटित होने वाली अच्छी घटनाओं में आने लग जाता है। अब किताबों के पन्ने महबूबा की आंखों की तरह अति सुंदर लगने लग जाते हैं। फिर क्या मसूरी की टिकट कंफर्म हो जाती है। सभी टॉपर कहते हैं कि यूपीएससी के लिए गुणवत्ता युक्त पढ़ाई जरूरी है। गुणवत्ता युक्त पढ़ाई कैसे करें? इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ाई को काम नहीं आदत समझो। जो भी पढ़ो अच्छी तरह से समझकर पढ़ो और उसका एक दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करो। गुणवत्ता कभी अचानक नहीं आएगी, उसके लिए अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा तथा अपनी मेधा का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना सीखना होगा। सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना कमिटमेंट दिखाओगे उतनी तेजी से आप पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करोगे। आप हर सप्ताह 15 मिनट यह सोचने में जरूर लगाएं कि क्या मैं क्वालिटी वाली स्टडी कर रही हूँ, अगर नहीं तो क्या क्या तथा किस तरह से अपनी पढ़ाई में बदलाव लाने की जरूरत है। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक तरीके से 15-15 घंटे की पढ़ाई में हजारों सिविल सेवा अभ्यर्थी 3-3, 4-4 साल तक सिविल सेवा प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते। लेकिन कुछ एक छात्र ऐसे भी होते हैं जो कि गुणवत्ता युक्त तथा वैज्ञानिक तरीके से 5-6 घंटे की पढ़ाई करके भी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। यूपीएससी में सफल होने वाले छात्र असफल छात्रों से क्या अलग करते हैं? क्योंकि मैं असफल छात्रों में शामिल नहीं होना चाहती। सवाल करने के अंदाज में यूपीएससी के प्रति उनका समर्पण भाव साफ झलक रहा था। सफल छात्र एग्जाम में असफल नहीं होना चाहते, इसलिए बंद कमरों में दर्जनों बार असफल होते हैं। मतलब यह है कि वे सफल होने की कोशिश करते हैं, जबकि असफल छात्रों के साथ बड़ी दिक्कतें यह होती है कि वे पहली बार एग्जाम में असफल होते हैं, अगली बार भी एग्जाम में ही असफल होते हैं और कभी भी अपनी गलतियों का कठोरतापूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। सफल छात्र अपने स्टडी रूम कोचिंग क्लासरूम में ही बहुत अधिक गलतियां करते हैं, हर गलती से सीखते चले जाते हैं। वे अपने सबसे अच्छे गुरु होते हैं। वे अपने स्टडी रूम में ही सैकड़ों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए एग्जाम हॉल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते हैं और इसलिए इन लोगों के सामने मंजिल बाहें फैलाए खड़ी रहती है। अच्छा, चलो बाद में बात करते हैं, अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है। ओके। वर्तमान समय में अधिकांश लोग भविष्य को लेकर
के बहुत चिंतित नजर आते हैं। हमारा भविष्य किस तरह का होगा, हम भविष्य में क्या कर रहे होंगे, इन प्रश्नों के जवाब तलाशते तलाशते हम अपना आज का वक्त गुजार देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्तमान को भी एक ऐसे विषय की व्यर्थ चिंता में गुजार देते हैं जो भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के प्रति जागरूक रहना अलग बात है और चिंतित होना बिल्कुल अलग। भविष्य के प्रति जागरूक न होने से भविष्य खराब हो जाता है, परंतु भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होना भी मूर्खता है, क्योंकि इससे वर्तमान खराब हो जाता है। अतीत जो अब जा चुका है और भविष्य जो अभी आया नहीं है, इन दोनों के बीच जो छोटा सा वक्त है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान है। बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न। हाँ, एक बात और, अतीत और भविष्य को अस्वीकार न करें, साथ ही यह भी कि सिर्फ अतीत और भविष्य के साथ ही ना जिए। कोशिश करें कि अतीत से सीखा जाए, वर्तमान का आनंद लिया जाए और भविष्य की योजना बनाई जाए। लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं, वह भविष्य को खो देते हैं, और जो कष्ट सहकर वर्तमान की कीमत चुकाते हैं, वह भविष्य को खरीद लेते हैं। दरअसल भविष्य न किसी की भेंट है, न कृपा, वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि आज जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात जैसा वर्तमान आप बनाते हैं उसी के अनुरूप आपका भविष्य स्वतः निर्मित हो जाता है। यदि आप वर्तमान को अपने परिश्रम से सींचते हैं तो भविष्य अपने आप ही सुनहरा और शानदार हो जाता है। ठीक इसके उलट, पुरुषार्थ न करने वाले आलसी व्यक्ति का ना तो कोई भविष्य होता है और ना ही वर्तमान। हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, वह सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। भविष्य वर्तमान का प्रतिफल है, फलश्रुति है, पर यह हमारे बस में नहीं है। ऐसे में अनजाने भविष्य के लिए वर्तमान क्यों बिगाड़े? जो गुजर गया वह भी हमारे बस में नहीं है, उसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, उससे कुछ जरूर सीख सकते हैं। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। अतीत में कभी कोई तारिस घटना हुई हो तो भी परिपक्वता इसी में है कि हमें अतीत की दुखद यादों को छोड़ वर्तमान का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और वर्तमान में आनंदमय तरीके से जीने का सतत अभ्यास करना चाहिए। जो वर्तमान समय को साध लेता है वह अगला पिछला सभी कुछ साध लेता है। मैंने यह आर्टिकल चलती ट्रेन में लिखा और दैनिक जागरण के संपादकीय पेज में छपने के लिए भेज दिया। रात्रि में सोने जाने से अपनी डायरी में एंजल ने लिखा, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीजें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य का निर्धारण हमारे अस्तित्व को सही मायने में अर्थ देता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम जो कार्य करते हैं उससे आनंद का एहसास करते हैं। अगर हम पूरे जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही अनुशासित हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य का जीवन उद्देश्य या लक्ष्य से पूर्ण होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं तो वह हमें हरदम सचेत करता है, हमारी रुचि बनाए रखता है और सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का कारण उपलब्ध कराता है। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिसका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके पूर्ण होने की चाहत हो और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिसको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वाकई में जिंदगी जीते हैं।
लक्ष्य के निर्धारण से फायदा यह होता है कि हमें मेहनत करने के लिए एक सही दिशा ज्ञात होती है और बीच में बाधाएं आने पर हम विचलित नहीं होते, बल्कि उनसे संघर्ष करने के लिए किस संकल्प बने रहते हैं। बाधा ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंख हटते ही आपको दिखती है। अतः कोशिश यही होनी चाहिए कि आंखें लक्ष्य पर निरंतर लगी रहे। लक्ष्य तय करके आप उस पर अपनी दृष्टि निरंतर बनाए रखें जब तक उस लक्ष्य का सफल भेदन न हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स अपनी वकालत के पेशे में शुरुआत में असफल हो गए, लेकिन उन्होंने यह लक्ष्य बना लिया था कि 999 बार असफल होने पर भी वह वकालत ही करेंगे। बाद में वह अपने दृढ़ संकल्प के चलते न केवल एक सफल वकील बने, बल्कि आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए। जब हम किसी लक्ष्य को अपने दिल में जन्म देते हैं, तब हम उस लक्ष्य से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और हम जितने दृढ़ विश्वास से उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वह उतना ही हमारे करीब आ जाता है। लक्ष्य को जब इतनी गहराई से चाहा जाता है कि व्यक्ति उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित होता है। इस वीडियो में आप कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टर साहिबा कर्मशिला सुन रहे थे। इस वीडियो में आप अध्याय 2 तक सुने होंगे। अगले वीडियो में आप अध्याय 3 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।